जुलाई 2026। जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। जीएस 2 नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन 2026 प्रमुख परिणाम और भारत की चुनौतियां। संदर्भ नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन 2026 रक्षा खर्च बढ़ाने, यूक्रेन को समर्थन देने और यूरोप के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर प्रमुख प्रतिबद्धताओं के साथ समाप्त हुआ। नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन। नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन के बारे में। नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन के बारे में। यह क्या है? एक उच्च स्तरीय राजनीतिक सैन्य सम्मेलन जहां नाटो के 32 सहयोगी देशों के नेता रक्षा प्रगति की समीक्षा करते हैं, गठबंधनव्यापी सुरक्षा प्राथमिकताओं को संसाधित करते हैं और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को सक्रिय परिचालन क्षमताओं में परिवर्तित करते हैं। मेजबान देश अंकारा, तुर्की में मेजबानी। रणनीतिक संदर्भ यह पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक संघर्ष के बीच दीर्घकालिक रक्षा व्यय लक्ष्यों और औद्योगिक विस्तार को लागू करने के लिए 2025 के हेग शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में कार्य करता है। अंकारा शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम। अटूट सामूहिक रक्षा। सभी 32 सदस्य देशों ने वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 और ट्रांस अटलांटिक बंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जीडीपी के 5% खर्च की प्रतिबद्धता। सर्वसम्मति से हेग रक्षा प्रतिबद्धता का समर्थन किया गया, जो सभी सदस्यों को 2035 तक अपनी जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा पर खर्च करने के लिए बाध्य करती है। यूक्रेन के लिए अटूट समर्थन। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दीर्घकालिक सैन्य, वित्तीय और रणनीतिक समर्थन की घोषणा की गई। यूरोपव्यापी रक्षा औद्योगिक आधार (DIB) का निर्माण। दीर्घकालिक युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए पूरे यूरोप में कारखानों, प्रयोगशालाओं और कुशल श्रमिकों का एक उच्च प्रौद्योगिकी नेटवर्क बनाने का संकल्प लिया गया है। क्रियान्वयन और विस्तारशीलता पर ध्यान केंद्रित। गठबंधन की रणनीति को संकट प्रबंधन से हटाकर तीव्र औद्योगिक उत्पादन, नवाचार और हार्डवेयर विस्तार पर केंद्रित किया गया। भारत के सामने चुनौतियां। विक्रेताओं के बाजार में परिवर्तन। नाटो देशों द्वारा आक्रामक रूप से खरीद बढ़ाने के कारण वैश्विक हथियार बाजार खरीदारों के बाजार से एक सख्त विक्रेताओं के बाजार में बदल रहा है। रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में देरी। अत्यधिक दबाव के कारण पश्चिमी निर्माता नाटो के ऑर्डरों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे भारत के लिए डिलीवरी में देरी हो रही है। उदाहरण के लिए जी एरोस्पेस द्वारा तेजस LCA कार्यक्रम के लिए F-404 जेट इंजनों की आपूर्ति में देरी। वैश्विक स्तर पर गोला बारूद और हार्डवेयर की गंभीर कमी। क्षेत्रीय संघर्षों में पश्चिमी देशों की भारी खपत ने हवाई रक्षा अवरोधकों, सटीक निर्देशित गोला बारूद और तोपखाने के रॉकेटों के भंडार को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं पर यूरोपीय निर्भरता में वृद्धि। यूरोपीय सहयोगी अमेरिकी रक्षा विक्रेताओं पर भारी मात्रा में निर्भर रहना जारी रखे हुए हैं, जिससे समान उत्पादन लाइनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले गैर नाटो खरीदारों को बाहर कर दिया गया है। उच्च तकनीक वाले सैन्य आधुनिकीकरण के लिए जोखिम। विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं OEM पर भारत की निर्भरता अगली पीढ़ी के ड्रोन, AI सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संपत्तियों को शामिल करने को विक्रेता के दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बनाती है। भारत के लिए आगे का रास्ता। अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को गति देना। स्वायत्त ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित भविष्य के महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों पर घरेलू अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना। प्रणोदन और जेट इंजन निर्माण का स्वदेशीकरण। एरोस्पेस निर्माण में महत्वपूर्ण कमजोरियों को दूर करने के लिए घरेलू जेट इंजन विकास कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाए। घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार DIB का विस्तार। सटीक निर्देशित गोला बारूद, वायु रक्षा प्रणालियों और भारी तोपखाने के लिए घरेलू निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना। वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ताओं का रणनीतिक विविधीकरण। पूर्व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय सह-उत्पादन मॉडल पर जोर देते हुए वैकल्पिक विदेशी उत्पादन चैनलों को बनाए रखना। रणनीतिक कच्चे माल के भंडार का निर्माण। रक्षा उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार झटकों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण घटकों, माइक्रोचिप्स और कच्चे माल के लिए राष्ट्रीय भंडार स्थापित करें। निष्कर्ष। अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन ने वैश्विक शस्त्र व्यापार में एक बड़े बदलाव को उजागर किया है, जहां पश्चिमी देश अपने सैन्य पुनर्सशस्त्रीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के लिए पहले से ही दबाव में चल रहे विदेशी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों के लिए सीधा खतरा है। महत्वपूर्ण और अगली पीढ़ी की सैन्य प्रौद्योगिकियों में व्यापक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए आवश्यक है। जीएस पेपर 4 भ्रष्टाचार और उससे संबंधित मुद्दे। क्या भ्रष्टाचार भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है? संदर्भ NEET UG जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में हाई प्रोफाइल पेपर लीक के बाद व्यवस्थागत जवाबदेही की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर अमृतसर और मुंबई तक राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शन भड़क उठे।
क्या भ्रष्टाचार भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या भ्रष्टाचार भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है? भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार सार्वजनिक या निजी रूप से सौंपी गई शक्तियों का व्यक्तिगत, राजनीतिक या वित्तीय लाभ के लिए व्यवस्थित दुरुपयोग है। नैतिक दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार सामाजिक अनुबंध का एक मूलभूत उल्लंघन है, जहां कर्तव्यनिष्ठ लोग सार्वजनिक हित और प्रशासनिक ईमानदारी को स्वार्थ से ऊपर रखते हैं, जिससे सामाजिक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता नष्ट हो जाती है। यहां भ्रष्टाचार के प्राथमिक वर्गीकरण, मिलीभगत बनाम जबरदस्ती, का एक संरचित विश्लेषण दिया गया है। साथ ही रिश्वतखोरी, गबन और भाई भतीजावाद जैसे सामान्य विशिष्ट रूपों का भी वर्णन किया गया है। भ्रष्टाचार का वर्गीकरण। मिलीभगत से होने वाला भ्रष्टाचार, आपसी लाभ के लिए। परिभाषा: यह तब होता है जब रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही अवैध, पारस्परिक रूप से लाभकारी लाभ प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से साझेदार के रूप में कार्य करते हैं। गतिशीलता: दोनों पक्षों में कोई भी पीड़ित नहीं है, बल्कि अंतिम पीड़ित जनता या राज्य, जैसे करदाता या प्राकृतिक संसाधन, हैं। मुख्य विशेषताएं: 1. पक्षों के बीच उच्च स्तर की गोपनीयता और आपसी विश्वास। 2. इसका पता लगाना कठिन है, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी के पास भी इस कृत्य की रिपोर्ट करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। उदाहरण: एक निजी कंपनी करोड़ों रुपए के बुनियादी ढांचा अनुबंध को हासिल करने या पर्यावरण मंजूरी मानदंडों को दरकिनार करने के लिए एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देती है। जबरन वसूली। जबरन वसूली। परिभाषा: यह तब होता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी किसी नागरिक व्यवसाय को रिश्वत देने के लिए मजबूर करता है या परेशान करता है, ताकि उसे वह सेवा या अधिकार प्राप्त न हो जिसके वे कानूनी रूप से हकदार है। परिस्थिति: रिश्वत देने वाला व्यक्ति एक अनिच्छुक पीड़ित होता है, जिसे जबरन वसूली, धमकियों या जानबूझकर की गई प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ता है। मुख्य विशेषताएं: 1. यह असमान शक्ति समीकरणों का फायदा उठाता है, जिससे समाज के गरीब या हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। 2. यदि व्हिसल ब्लोअर कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो पीड़ित के पास रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन होता है। उदाहरण: एक पुलिस अधिकारी द्वारा FIR दर्ज करने के लिए रिश्वत की मांग करना, या एक क्लर्क द्वारा वृद्ध पेंशन भुगतान जारी करने के लिए पैसे की मांग करना। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े और सांख्यिकी। एक दशक में 150 से अधिक लीक। विश्लेषण से पता चलता है कि 2016 और 2026 के बीच 152 से अधिक प्रतियोगी और भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए, जिससे देश भर में लगभग 7.5 करोड़ उम्मीदवार प्रभावित हुए। निराशाजनक दोष सिद्धि दरें। संगठित परीक्षा गिरोहों के 150 से अधिक दर्ज मामलों के बावजूद पेपर लीक माफियाओं के लिए ऐतिहासिक दोष सिद्धि दर लगभग 0 बनी हुई है, जिससे उच्च लाभ और नगण्य जोखिम का माहौल बनता है। NEET घोटालों से छात्रों पर व्यापक प्रभाव। NEET UG 2026 के रद्द होने और पुनर्परीक्षा से 22 लाख से अधिक मेडिकल उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ा, जिसमें कथित तौर पर संगठित बहुराज्यीय गिरोहों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक में प्रश्न पत्र बेचे गए। परीक्षा बाजारों में आर्थिक असमानता। अध्ययनों से पता चलता है कि मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। लगभग 23 लाख छात्र लगभग 1 लाख MBBS सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए के मूल्य का एक समानांतर अवैध परीक्षा लीक बाजार तैयार कर दिया है। भारत में भ्रष्टाचार के कारण। भारत में भ्रष्टाचार के कारण संस्थागत अखंडता का क्षरण और गैर पारदर्शी नियुक्तियां। प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी और निगरानी निकाय विलंबित, गैर पारदर्शी नियुक्तियों से ग्रस्त है, जिससे बाहरी निगरानी कमजोर हो रही है। उदाहरण: लोकपाल प्रतिवर्ष 50 से 60 करोड़ रुपए सार्वजनिक धन खर्च करता है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामलों में दोष सिद्धि दिलाने या कार्यात्मक जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहा है। पारदर्शिता ढांचों का कमजोर होना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 के माध्यम से सूचना के अधिकार RTI अधिनियम में किए गए संशोधनों ने छूट के प्रावधानों को व्यापक बना दिया है, जिससे नौकरशाहों को व्यक्तिगत गोपनीयता की आड़ में जानकारी रोकने की अनुमति मिल गई है। मनमानी सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी बाधाएं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 जैसी आवश्यकताएं जांच एजेंसियों को लोक सेवकों की जांच करने से पहले अनुमति लेने के लिए बाध्य करती है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल जांच से बचाया जा सके। न्यायिक देरी की व्यापकता और कमजोर निवारण। भ्रष्टाचार के मामलों में औसत सुनवाई का समय 88 महीनों से अधिक हो जाता है, जिससे न्याय में देरी होती है और यह सुनिश्चित होता है कि भ्रष्ट व्यक्तियों को शायद ही कभी त्वरित निवारक दंड का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार आने वाली पीढ़ियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। वितरणात्मक न्याय और योग्यता का उल्लंघन। दस्तावेज लीक और नौकरियों के बदले नकद भुगतान जैसे घोटालों ने योग्यता को वित्तीय विशेषाधिकार से प्रतिस्थापित कर दिया है। योग्य,
आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को उनके उचित अवसरों से वंचित किया जा रहा है, जिससे राज्य की संस्थाओं में उनका विश्वास कमजोर हो रहा है। गंभीर मनोवैज्ञानिक और मानवीय क्षति, बार बार परीक्षा रद्द होने, कानूनी विरोधों और संस्थागत उदासीनतापूर्ण नागरिकों में तीव्र चिंता और निराशा उत्पन्न होती है। उदाहरण, हाल के वर्षों में परीक्षा में अनियमितताओं और अनिश्चितता के कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक तनाव से पीड़ित कई एनईईटी उम्मीदवारों ने आत्महत्या कर ली है। पेशेवर क्षमता का पतन, जब डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सेवक अवैध साधनों या लीक हुए दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शासन की समग्र गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ जाती है, जिससे दीर्घकालिक सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम पैदा होते हैं। संस्थागत संशयवाद और नैतिक पतन, जब युवा भ्रष्ट तत्वों को बिना किसी दंड के काम करते हुए देखते हैं, तो यह अनैतिक व्यवहार को सामान्य बना देता है, जिससे शैक्षिक नैतिक दिशा निर्देश कमजोर होते हैं और लोकतांत्रिक सामाजिक अनुबंध कमजोर होता है। आगे बढ़ने का रास्ता, समर्पित न्यायिक निपटान लागू करना। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत समर्पित त्वरित न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे सार्वजनिक भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई में चूक के मामलों का निपटारा 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य किया जाए। आरटीआई संरचना की स्वतंत्रता को बहाल करना, प्रतिबंधात्मक डीपीडीपी खंडों को संशोधित करके गोपनीयता अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संबंधों को पुनर्संतुलित करना, यह सुनिश्चित करना कि नागरिक प्रणालीगत कुकर्मों को उजागर करने के लिए डेटा तक पहुंच सके। परीक्षा प्राधिकरणों का संरचनात्मक सुधार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए जैसी परीक्षा एजेंसियों को पंजीकृत समितियों से स्थायी, विशेषज्ञीकृत कर्मचारियों और सुरक्षित कंप्यूटर सहायता प्राप्त परीक्षा सीपीबीटी ढांचे वाले वैधानिक निकायों में परिवर्तित करना। पारदर्शी संस्थागत नियुक्तियां, सूचना आयुक्तों, लोकपालों और जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी, योग्यता आधारित और द्विदलीय प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाए ताकि उन्हें कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। निष्कर्ष, भ्रष्टाचार एक गंभीर नैतिक और विकासात्मक खतरा है, जो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की पवित्रता को धूमिल करता है और युवाओं को इसका शिकार बनाता है। जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केवल कागजी वादों से आगे बढ़कर त्वरित न्यायिक परीक्षण प्रणाली, सशक्त व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासनिक निगरानी स्थापित करना आवश्यक है। अंततः भारत एक निष्पक्ष और विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को तभी साकार कर सकता है, जब योग्यता और नैतिक शासन, भाई भतीजावाद और संस्थागत दुर्बलता पर विजय प्राप्त करें। मुख्य परीक्षा संवर्धन सामग्री सीएमई। भारत के धान के खेत वैश्विक मीथेन हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। संदर्भ, नेचर फूड्स के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत के सिंचित धान के खेत दुनिया के सबसे बड़े मीथेन हॉटस्पॉट में से हैं, जो सालाना लगभग 3.9 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित करते हैं। भारत के धान के खेत वैश्विक मीथेन हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। भारत के धान के खेत वैश्विक मीथेन हॉटस्पॉट के रूप में, यह क्या है? नेचर फूड्स में प्रकाशित एक वैश्विक आकलन में विश्व भर में धान की खेती से होने वाले ग्रीनहाउस गैस जीएचजी उत्सर्जन का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि जलमग्न धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन और मिट्टी में कार्बन भंडारण की घटती मात्रा के कारण भारत के सिंचित धान के खेत विश्व के प्रमुख मीथेन उत्सर्जन केंद्रों में से एक बन गए हैं। मुख्य निष्कर्ष, उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि। धान के खेतों से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 1960 के दशक से लगभग दोगुना हो गया है, जो प्रति वर्ष लगभग 1.1 बिलियन टन को समतुल्य 2011 से 2020 तक पहुंच गया है। भारत मीथेन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। भारत के सिंचित धान के खेत सालाना लगभग 3.9 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित करते हैं, जो उनकी कुल वार्षिक मीथेन उत्सर्जन का अधिक है। मिट्टी में कार्बन के भंडारण में कमी। धान की मिट्टी का कार्बन भंडारण कार्बन स्रोत बन गया है और वैश्विक धान के खेतों के 1/3 से अधिक हिस्से में अब मिट्टी में मौजूद कार्बनिक कार्बन की मात्रा कम हो रही है। भविष्य में उत्सर्जन में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन और गहन कृषि पद्धतियों के कारण चावल से संबंधित उत्सर्जन में लगभग 26% की वृद्धि होने का अनुमान है। आयाम, जलवायु परिवर्तन शमन। जलवायु अनुकूल प्रथाओं जैसे कि एकांतर गीलापन और सुखाने, एडब्ल्यूडी, सीधे बोई गई चावल की खेती, डीएसआर, चावल सघनता प्रणाली, एसआरआई और फसल विविधीकरण की आवश्यकता को मजबूत करता है। खाद्य सुरक्षा बनाम स्थिरता। यह लेख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धताओं के साथ भारत की खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने की चुनौती पर प्रकाश डालता है। यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता। जीएस पेपर 3, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन, कृषि, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा। निबंध, जलवायु प्रतिरोधी कृषि, टिकाऊ खाद्य प्रणालियां, पर्यावरण स्थिरता। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। राजनीति,
प्रारंभिक फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC। संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित अपराधों के लिए त्वरित और कठोर न्याय प्रदान करने हेतु त्वरित न्यायालयों FTC की स्थापना की घोषणा की। फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC। फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC के बारे में। वे क्या है? फास्ट ट्रैक अदालतें विशेष अस्थायी न्यायिक पीठें होती हैं जिन्हें विशिष्ट उच्च प्राथमिकता वाले अपराधों, जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी या संवेदनशील जनसांख्यिकी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्थापित किया जाता है। इनका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को गति देना है, जिसके लिए ये प्रतिदिन सुनवाई करती है और निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करती है। संवैधानिक ढांचा। अनुच्छेद 14 गारंटी। विशेष न्यायालयों को अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को पूरा करना होगा। शासी वैधानिक ढांचे और दिशानिर्देश। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 उदास स्माइली ने जघन्य अपराधों जैसे हत्या और अपहरण और 5 साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति विवादों से निपटने के लिए 1800 FTC वित्तीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की। निर्भया निधि केंद्रीय प्रायोजित योजना 2019 उदास स्माइली यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम और बलात्कार के मामलों के तहत सुनवाई के लिए विशेष रूप से समर्पित त्वरित ट्रैक विशेष न्यायालयों FTSC की स्थापना की गई। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यह संगठित पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी को लक्षित करने वाले नव प्रस्तावित फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए वैधानिक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2 साल के भीतर मुकदमों को पूरा करने की सिफारिश करती है और यौन अपराधों के मुकदमों को 2 महीनों के भीतर महत्वपूर्ण कार्य लक्षित निपटान दरें। FTSC प्रति न्यायाधीश प्रति वर्ष 165 मामलों या प्रति तिमाही लगभग 41 से 42 मामलों की लक्षित निपटान दर के साथ काम करते हैं। उच्च दक्षता अनुपात। FTSC औसतन प्रति माह 9.5 मामलों का निपटारा करते हैं, जो नियमित ट्रायल कोर्ट प्रति माह 3.3 मामले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। पर्याप्त समापन परिणाम। परिचालन में मौजूद FTSC के निपटान की दर लगभग 96% है। दैनिक सुनवाई संचालन। मानव प्रक्रियात्मक स्थगनों से बचने के लिए दैनिक सुनवाई अनुसूची के अनुसार कार्य करें। निहितार्थ। फास्ट ट्रैक अदालतें न्याय प्रणाली में देरी को कम करके यौन हिंसा, कमजोर समूहों और दस्तावेज लीक से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई प्रदान करती है। उच्च निपटान दर के बावजूद 24 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। दीर्घकालिक सुधारों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, अधिक न्यायाधीश, मजबूत फोरेंसिक सहायता और बेहतर जांच की आवश्यकता है। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। इतिहास। प्रारंभिक। बाल गंगाधर तिलक। संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें राष्ट्रीय श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल गंगाधर तिलक के बारे में। वह कौन था? बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, पत्रकार और समाज सुधारक थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उन्हें भारतीय अशांति का जनक और जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की क्रांति का जनक माना जाता था। वे गांधीवादी युग से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी राष्ट्रवादी गुट के प्रमुख नेता थे। प्रारंभिक जीवन और सामाजिक सुधार। जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। शैक्षिक सुधार। यह मानते हुए कि आधुनिक राष्ट्रवादी शिक्षा राजनीतिक जागृति के लिए महत्वपूर्ण थी, उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे स्कूलों की स्थापना के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सहस्थापना की। सामाजिक दृष्टिकोण। उन्होंने राजनीतिक मुक्ति को प्राथमिकता देते हुए जोशीले सामाजिक सुधारों की वकालत की। उन्होंने अस्पृश्यता का पुरजोर विरोध किया और प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, यदि ईश्वर भी कहे कि अस्पृश्यता उनके द्वारा निर्धारित की गई है, तो मैं उसे भी नहीं पहचानूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। स्वराज और स्वदेशी के महानायक तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। उन्होंने बंगाल के विभाजन 1905 के बाद उभरवादी राजनीति के विरुद्ध उग्रवादी लाल बाल पाल आंदोलन का नेतृत्व किया। राजद्रोह के मुकदमे और मांडले निर्वासन 1897 केसरी में लिखे लेखों के लिए राजद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। 1908 से 1914 उन्हें मांडले जेल, बर्मा में 6 साल की सजा सुनाई गई, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण कृतियों का लेखन किया। होम रूल लीग और लखनऊ समझौता। उन्होंने पुणे में स्वशासन की मांग के लिए भारतीय होम रूल लीग 1916 की स्थापना की। उन्होंने नरमपंथियों और उग्रवादियों को एकजुट करने में भी मदद की और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते
1916 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यिक कृतियाँ और पत्रकारिता। पत्रकारिता संस्थान जनता को शिक्षित करने और ब्रिटिश कुशासन की आलोचना करने के लिए 2 प्रभावशाली समाचार पत्रों की स्थापना की। केसरी, एक मराठी दैनिक समाचार पत्र जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवादी सिद्धांतों का प्रचार किया। मराठा, एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र। प्रमुख पुस्तकें: गीता रहस्य 1915 उदास स्माइली मांडले में उनकी कैद के दौरान लिखी गई। यह भगवद गीता पर एक टीका है जो कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म का दर्शन पर जोर देती है। वेदों में आर्कटिक का घर 1903 उदास स्माइली आर्यों के पैतृक घर के संबंध में एक नया उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तावित किया। तिलक से जुड़े प्रमुख संगठन: डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 उदास स्माइली महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहस्थापित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 1889 में शामिल हुए। इसके राष्ट्रवादी अतिवादी विंग का नेतृत्व किया। इंडियन होम रूल लीग 1916 उदास स्माइली महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांतों और बरार में स्वशासन की मांग के लिए स्थापित की गई। सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और राजनीतिक सभाओं पर ब्रिटिश प्रतिबंधों से बचने के लिए सामुदायिक त्योहारों को सार्वजनिक सांस्कृतिक समारोहों में पुनर्जीवित किया। अंतिम दिन और विरासत। निधन 1 अगस्त 1920 को बॉम्बे, अब मुंबई में 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ऐतिहासिक परिवर्तन। उनकी मृत्यु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुभारंभ के ठीक उसी दिन हुई जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तिलक युग से गांधीवादी युग में संक्रमण को चिह्नित किया। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। विविध। प्रारंभिक 2026 राष्ट्रमंडल खेल। संदर्भ 2026 राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 23 राष्ट्रमंडल खेल, जिसे आमतौर पर ग्लासगो 2026 के नाम से जाना जाता है, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। यह क्या है? राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय, हर 4 साल में आयोजित होने वाला बहुखेल आयोजन है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के 74 सदस्य देशों और क्षेत्रों के शीर्ष एथलीट भाग लेते हैं। यह खेल भावना, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करता है। मेजबान ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का इतिहास। यह चौथी बार है जब स्कॉटलैंड खेलों की मेजबानी कर रहा है। एडिनबर्ग 1970 और 1986 और ग्लासगो 2014 के बाद। संक्षिप्त स्थान 8 मील के गलियारे के भीतर 4 प्रमुख मौजूदा स्थानों पर आयोजित किया गया। ओवियो हाइड्रो बटा स्कॉटिश इवेंट कैंपस, ACC, नेटबॉल, 3-3 बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स, वेटलिफ्टिंग और समारोह। स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स। टोल क्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, तैराकी और पैरा तैराकी। कॉमनवेल्थ एरिना और सर क्रिस होय वेलोड्रोम, कलात्मक जिम्नास्टिक और ट्रैक पैरा ट्रैक साइकिलिंग। मेजबान चयन, इतिहास और आपातकालीन हस्तांतरण। प्रारंभिक पुरस्कार और विक्टोरिया द्वारा रद्द करना। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को अप्रैल 2022 में मेजबानी के लिए चुना गया था। हालांकि जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने अनुमानित लागत वृद्धि, जो 6 से 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच गई, का हवाला देते हुए अचानक मेजबानी समझौते को रद्द कर दिया। ग्लासगो बचाव योजना 2024 में कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ने पूर्व मेजबान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए एक संक्षिप्त, कम लागत वाले अवधारणा का प्रस्ताव रखा। विक्टोरिया से प्राप्त 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुआवजे और CGF के समर्थन से वित्तपोषित इस योजना के तहत स्कॉटिश सरकार ने स्थानीय करदाताओं के धन की आवश्यकता के बिना आधिकारिक तौर पर मेजबानी के अधिकार अपने हाथ में लेने पर सहमति व्यक्त की। ग्लासगो 2026 की प्रमुख विशेषताएं। सुव्यवस्थित 10 खेल कार्यक्रम। इसमें 10 सक्षम शारीरिक खेल शामिल हैं। एथलेटिक्स, तैराकी, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, 3-3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और बॉल्स। रिकॉर्ड एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स। इसमें 6 एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स, पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्विमिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग, 3-3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल और पैरा बॉल्स में 47 पदक स्पर्धाएं शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एकीकरण। एथलीट विलेज का अभाव। यह बिना किसी नई, समर्पित एथलीट विलेज के संचालन होता है। एथलीटों को ग्लासगो भर में स्थानीय विश्वविद्यालयों के छात्र आवास और वाणिज्यिक होटलों में ठहराया जाता है। ऐतिहासिक परिवर्तन। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में राजा चार्ल्स तृतीय के कार्यकाल में और CGF अध्यक्ष डोनाल्ड स्कोरे के नेतृत्व में हुआ। महत्व। यह एक किफायती और स्थल के पुनः उपयोग का दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो भविष्य के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक स्थायी खाका प्रस्तुत करता है।
यह 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिससे एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रारंभिक। अमेरिका सऊदी अरब 123 समझौता। नागरिक परमाणु सहयोग समझौता। संदर्भ। संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 123 समझौते के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। अमेरिका सऊदी अरब 123 समझौते के बारे में। नागरिक परमाणु सहयोग समझौता। यह क्या है? यह समझौता 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के तहत एक द्विपक्षीय ढांचा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी, रिएक्टर, सामग्री और विशेषता हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक अनिवार्य कानूनी आधार रेखा स्थापित करता है। इसमें शामिल पक्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट द्वारा हस्ताक्षरित। सऊदी अरब साम्राज्य। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान द्वारा हस्ताक्षरित। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS द्वारा समर्थित। उद्देश्य। सऊदी अरब को कच्चे तेल पर निर्भरता से दूर अपने ऊर्जा ग्रिड में विविधता लाने में मदद करना, घरेलू विलवनीकरण संयंत्रों और एयर कंडीशनिंग को स्वच्छ परमाणु ऊर्जा से संचालित करना। इतिहास और रणनीतिक विकास। पूर्व गतिरोध। अमेरिका ने पहले सऊदी अरब पर स्वर्ण मानक, घरेलू यूरेनियम संवर्धन पुनर्संसाधन पर रोक स्वीकार कराने और इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिया था। नीतिगत बदलाव। 2026 उदास्माइली नए समझौते में इजरायल के साथ सामान्यीकरण की शर्त को हटा दिया गया है और अमेरिका समर्थित घरेलू यूरेनियम संवर्धन के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। समझौते की मुख्य विशेषताएं। समझौते की मुख्य विशेषताएं। अमेरिकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। यह अमेरिकी कंपनियों को नागरिक परमाणु रिएक्टर, घटक और तकनीकी विशेषज्ञता की आपूर्ति करने की अनुमति देता है। घरेलू संवर्धन विकल्प। यह सऊदी अरब को अमेरिका में निर्मित सुविधाओं में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देता है, बशर्ते कि सहमत सुरक्षा उपाय लागू हों। द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय। इसमें एक सत्यापन ढांचा शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु सामग्री का उपयोग हथियारों के लिए न किया जाए। कोई IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल नहीं। IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत घुसपैठ संबंधी निरीक्षणों की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस द्वारा समीक्षा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 90 विधायी दिनों की समीक्षा के अधीन। आशय। घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन से क्षेत्रीय परमाणु प्रसार संबंधी चिंताएं बढ़ सकती है और संभावित परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है। इससे सऊदी अरब के परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव मजबूत होता है, जबकि रूस और चीन के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रारंभिक। प्रस्तावित ऑफलाइन UPI प्रणाली। संदर्भ। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एक ऑफलाइन UPI भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है, जो सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC आधारित टैप एंड पे लेनदेन को सक्षम बनाएगी। प्रस्तावित ऑफलाइन UPI सिस्टम के बारे में। यह क्या है? यह एक उन्नत, संपर्क रहित भुगतान प्रणाली है, जो मौजूदा एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ढांचे पर आधारित है। यह उपयोगकर्ताओं को व्यापारी के पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनलों पर डिजिटल लेनदेन पूरा करने की अनुमति देती है, भले ही ग्राहक के स्मार्टफोन और व्यापारी के टर्मिनल दोनों में वास्तविक समय का इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध न हो। विकासकर्ता। भारत में खुदरा भुगतान और भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने वाली एक प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया। मुख्य उद्देश्य। कमजोर, रुक कर आने वाली या अनुपस्थित सेल्युलर वाईफाई कनेक्टिविटी के कारण होने वाली डिजिटल भुगतान विफलताओं को समाप्त करना। UPI के उपयोग को भूमिगत मेट्रो नेटवर्क, हवाई यात्रा सेवाओं, दूरस्थ ग्रामीण बाजारों और शहरी नेटवर्क व्यवधानों के दौरान विस्तारित करना। यह काम किस प्रकार करता है? एक पूर्व प्राधिकरण। ऑनलाइन चरण इंटरनेट से कनेक्ट होने पर उपयोगकर्ता का फोन क्रिप्टोग्राफिक टोकन का एक सेट या उनके बैंक द्वारा सीधे अधिकृत पूर्व भुगतान मौद्रिक शेष राशि को सुरक्षित कर लेता है। 2 स्थानीय विनिमय। ऑफलाइन चरण ऑफलाइन होने पर उपयोगकर्ता अपने फोन को NFC सक्षम व्यापारी POS टर्मिनल से टैप करता है। भुगतान संबंधी जानकारी और टोकन अल्पश्रेणी की रेडियो तरंगों के माध्यम से स्थानीय रूप से सीधे आदान प्रदान किए जाते हैं। 3 स्थगित निपटान। पुनः कनेक्शन चरण लेनदेन रिकॉर्ड अस्थायी रूप से दोनों उपकरणों पर संग्रहीत किया जाता है। जैसे ही व्यापारी या ग्राहक का फोन इंटरनेट से पुनः कनेक्ट होता है,
एनक्रिप्टेड लेनदेन लॉग को अंतिम बैंक से बैंक निपटान के लिए एनपीसीआई को भेज दिया जाता है। प्रमुख विशेषताएं। डुअल फ्लाइन एनएफसी संगतता। यह टैप इन पे भुगतान लेनदेन को तब भी पूरा करता है जब ग्राहक का फोन और व्यापारी का पीओएस टर्मिनल दोनों नेटवर्क से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्रिप्टोग्राफिक टोकनाइजेशन और धोखाधड़ी रोकथाम। यह लाइव बैंक बैलेंस सत्यापन को स्मार्टफोन के हार्डवेयर में संग्रहीत एकल उपयोग पूर्व अधिकृत टोकन से बदल देता है, जिससे दोहरे खर्च को रोका जा सकता है और वास्तविक बैंक क्रेडेंशियल्स की सुरक्षा की जा सकती है। उच्च लेनदेन सीमा 2000 रुपये तक। मध्यम मूल्य के कंटेंट 2000 रुपये तक के लिए डिजाइन किया गया है, जो यूपीआई लाइट जैसे मौजूदा छोटे मूल्य के लेनदेन तंत्रों की तुलना में उच्च लेनदेन सीमा प्रदान करता है। व्यापारी केंद्रित स्टोर एंड फॉरवर्ड। यूपीआई लाइट एक्स, जो व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण पर केंद्रित है, के विपरीत यह प्रणाली खुदरा पीओएस बुनियादी ढांचे को लक्षित करती है, जिससे व्यापारियों को नेटवर्क ब्लैकआउट के दौरान लगातार भुगतान स्वीकार करने की सुविधा मिलती है। सीमाएं। लेनदेन सीमा प्रतिबंध। वित्तीय देनदारी को कम करने के लिए प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा आमतौर पर 2000 रुपये निर्धारित की गई है और डिवाइस पर संग्रहीत कुल पूर्व आवंटित टोकन शेष राशि द्वारा सीमित है। हार्डवेयर संबंधी आवश्यकताएं। उपभोक्ता के स्मार्टफोन और व्यापारी की पीओएस मशीन दोनों में अंतर्निर्मित एनएफसी चिप होनी चाहिए। पुराने या बुनियादी फीचर फोन जिनमें शॉर्ट रेंज रेडियो हार्डवेयर नहीं है, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। विलंबित जोखिम समाधान। स्थगित निपटान से भुगतान निष्पादित होने और बैंक खातों के बीच वास्तव में धन हस्तांतरित होने के बीच एक संक्षिप्त अंतराल उत्पन्न होता है, जिसके लिए डुप्लीकेट दावों या विषम मामलों के विवादों का समाधान करने के लिए मजबूत जोखिम इंजन एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। मानचित्रण। रोमानिया। संदर्भ। भारत की राष्ट्रपति रोमानिया पहुंची, जो उनके 3 देशों के यूरोपीय दौरे का अंतिम पड़ाव है। यह 30 वर्षों से अधिक समय में रोमानिया की पहली भारतीय राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा है। रोमानिया के बारे में। यह क्या है? रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक संप्रभु देश है। ऐतिहासिक रूप से डेशियन और रोमन जड़ों से प्रभावित, यह 1989 में एक साम्यवादी उपग्रह राज्य से एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित हुआ। यह नाटो 2004 से और यूरोपीय संघ 2007 से दोनों का पूर्ण सदस्य है। राजधानी बुखारेस्ट, जो सबसे बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। सीमावर्ती राष्ट्र। दक्षिण पूर्वी यूरोप में ट्रांसिल्वेनिया बेसिन और डेन्यूब नदी डेल्टा के आसपास स्थित रोमानिया 5 देशों और एक प्रमुख समुद्र से घिरा हुआ है: यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी और काला सागर। प्रमुख विशेषताएं। सममित स्थलाकृति। लगभग 1/3 पहाड़ों, 1/3 पहाड़ियों पठारों और 1/3 उपजाऊ निचले मैदानों मैदानी क्षेत्रों में विभाजित। कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला एक केंद्रीय अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है, जिसमें शामिल हैं पूर्वी कार्पेथियन ज्वालामुखीय श्रृंखलाओं, खनिज झरनों और तांबा सीसा भंडारों के लिए जाना जाता है। दक्षिणी कार्पेथियन ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स, इसमें रोमानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मोल्दोवेनू 2544 मीटर और यूरोप की किनारे स्थित नीग्रोस राजमार्ग घाटी शामिल है। पश्चिमी कार्पेथियन पर्वतमाला लौह, गैर लौह और सल्फेटिक अयस्कों से समृद्ध। ट्रांसिल्वेनियन बेसिन और ट्रांसिल्वेनियन देश का ऊंचा मध्य भाग, जो लहरदार पठारों और सब कार्पेथियन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उपजाऊ चेरनोजे मैदान। दक्षिणी वालाचियन मैदान और पश्चिमी मैदान ह्यूमस से भरपूर काली मिट्टी चेरनोजेम से ढके हुए हैं, जो देश को अनाज उत्पादन का एक कृषि केंद्र बनाते हैं। डेन्यूब डेल्टा। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो उस स्थान पर स्थित है जहां डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा और एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि जीवमंडल है। महत्व। रोमानिया आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा में भारतीय निवेश के लिए एक प्रमुख यूरोपीय संघ व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों को और गहरा करने में सहायक है। काला सागर पर स्थित कॉन्स्टेंटा बंदरगाह के साथ रोमानिया क्षेत्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और यूरोप एशिया व्यापार संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी करंट